जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। बिल्कुल दोस्तों, अब यूपी पीसीएस के मेंस के महासंग्राम में आप प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहला पेपर आपका सामान्य हिंदी का है। हम इसका सूक्ष्म विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गद्यांश से। इसमें सबसे पहले गद्यांश का आशय पूछा गया था। आशय यही है कि सही सामाजिकरण आवश्यक है और इसके लिए विभिन्न साधन है, परंतु शिक्षा सबसे मजबूत साधन है। जहां पर अन्य साधन दबाव पूर्वक समाज के अनुरूप कार्य कराने का प्रयास करते हैं, जबकि शिक्षा व्यक्ति को आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर करती है, जिससे सामाजिक नियम की पालना की प्रेरणा देती है और बताती है कि कौन से कार्य करणीय हैं या उचित और अनुचित कार्य में भेद करने में मदद करती है, जिससे समाज में उचित व्यवस्था बनी रहती है। दूसरा प्रश्न है कि सामाजिकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधनों की तुलना में शिक्षा क्यों बेहतर है। इसका जवाब इस प्रकार है कि जहां पर अन्य साधन जैसे कि दंड व्यवस्था या पुलिस या कानून व्यवस्था व्यक्ति को दबाव पूर्वक सामाजिक नियमों की पालना करने पर मजबूर करते हैं, वहीं पर शिक्षा व्यक्ति को आत्मविश्लेषण कराकर सामाजिक नियमों की पालना की प्रेरणा देती है। ऐसे में शिक्षित व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्यपूर्वक निर्णय लेता है और आत्मनियंत्रण रखता है। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करना। इसमें जो रेखांकित पंक्तियां हैं उसको हम उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे। चूंकि ये 20 मार्क्स का प्रश्न है, इसमें उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे जो इस प्रकार है। अशिक्षित व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह आत्मनियंत्रण खो बैठता है। ऐसे में वो कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो अंत में उसके ही अहित में होता है। इतिहास में इसके विभिन्न उदाहरण हैं। आप कोई भी उदाहरण इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको उस समय याद आया हो। फिलहाल अभी के लिए उदाहरण हम विचार कर सकते हैं, जैसे दुर्योधन क्रोध में आकर निर्णय लेता है और अंत में स्वयं का नाश करता है, जबकि शिक्षित व्यक्ति धैर्य और आत्मनियंत्रण का परिचय देता है। ऐसे में वो जो भी निर्णय लेता है वो अपने व समाज के हित को देखते हुए निर्णय लेता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण को देखा जाए तो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए कौरवों का नाश किया। अब हम आएंगे दूसरे गद्यांश पर। इस गद्यांश का उचित शीर्षक मेरे विचार से होना चाहिए कि सहयोग ना कि स्पर्धा बेहतर भविष्य का आधार है। सहयोग ना कि स्पर्धा बेहतर भविष्य का आधार है। और दूसरा प्रश्न है स्पर्धा और सहयोग में अंतर स्पष्ट करने का। तो मैं स्पर्धा की बातें बताऊंगा, आप इसका ही विलोम, इसका विपरीत जो है सहयोग के लिए ले लीजिएगा। स्पर्धा एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट है, जबकि सहयोग एक सकारात्मक। स्पर्धा का मूल किसी को पीछे करना है, जबकि सहयोग का मूल कि सबको साथ लेके चलना है। स्पर्धा में भौतिक लाभ तो हो सकता है परंतु सामाजिक क्षति होती है, लेकिन सहयोग में भौतिक लाभ के साथ साथ सामाजिक लाभ भी होता है। स्पर्धा में अल्पकालीन लाभ होता है, जबकि सहयोग में दीर्घकालीन और सस्टेनेबल लाभ होता है। स्पर्धा का प्रतिफल वैमनस्य, ईर्ष्या और क्षति होती है, जबकि सहयोग का प्रतिफल सामंजस्य और सदुर्भाव होता है। अब तीसरा प्रश्न है इस गद्यांश के संक्षेपण यानी 1/3 शब्दों में करना है। उसका संक्षेपण इस प्रकार से हो सकता है। सहयोग से जीवन है, स्पर्धा का अंत विनाश और मृत्यु है। सहयोग बिछड़ने वाले साथी को भी प्रोत्साहित कर साथ ले चलता है। स्पर्धा में टांग खींच के लड़ भिड़ कर अंत में मानव संस्कृति का विनाश ही होता है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में उपनिवेशवाद के लिए जो व्यापक नरसंहार हुआ है वो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। व्यक्तियों और राष्ट्रों का आपसी सहयोग से मानव संस्कृति सुरक्षित है। वर्तमान में भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण विकसित देशों के आर्थिक साम्राज्य का विस्तार के हथियार हैं, जो परस्पर स्पर्धा उत्पन्न कर विश्व में नए संकट की आशंका उत्पन्न कर रहे हैं। यह आपका लगभग 1/3 शब्दों में संक्षेपण हो जाएगा। उसके बाद एक प्रार्थना पत्र और एक परिपत्र आता है, जो सीधे आपने यदि फॉर्मेट रटा हुआ है तो उसी फॉर्मेट पर रखकर इन प्रार्थना पत्र और परिपत्र के विषयों को लिख देना है। इसमें ही आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम आते हैं व्याकरण भाग पे। इसमें आपको सबसे पहले विलोम की बात करते हैं। विलोम में सबसे पहला है सारयुक्त, इसका विलोम हो जाएगा निरर्थक या सारहीन। सकाम का निष्काम, पुरस्कृत का दंडित, पूर्वकालीन का उत्तरकालीन, अर्वाचीन या आधुनिक, उत्थान का पतन, समीप का दूरस्थ, ईश्वर का अनीश्वर या जीव, कृत्रिम का प्राकृतिक, रोगी का स्वस्थ, ऊर्ध्वगामी का अधोगामी। इसके बाद आता है उपसर्ग, जिसमें पहले दुस, दूसरे में अधि, तीसरे में अभि और
चौथे में सु और पांचवें में प्रति होगा। इसके बाद आता है प्रत्यय। प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय अक, दूसरा इ, तीसरा उ, चौथा ति और पांचवा इष्ट होगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंध के लिए एक शब्द लिखना जो कहीं से लौट कर आया हो, उसे बोलेंगे प्रत्यागत। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो उसे बोलेंगे प्रवासी। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे बोलते हैं दुष्कर या दुसाध्य। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। जो अपने पत्नी के साथ हो तो उसे बोलेंगे सपत्नीक। अब हम बात करेंगे वाक्य शुद्धिकरण की। सबसे पहला वाक्य है हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। इसमें की नहीं होगा, इसमें के होगा। हमें अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। दूसरा वाक्य है वह डरती डरती घर में घुसी, जबकि होगा वह डरते डरते घर में घुसी। तीसरा वाक्य आज मैं हरी हरी मटर लाया हूं, जबकि इसका उत्तर होगा आज मैं हरी मटर लाया हूं। चौथा वाक्य है उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया, जबकि इसका सही वाक्य होगा उसने सारा दोष अपने सिर ले लिया। पांचवा वाक्य है मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है, जबकि शुद्ध वाक्य होगा मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि अपना पेट पाल सके। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, यानी वर्तनी शुद्धिकरण की। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एकत्रित नहीं होता है, ये हम बोलचाल में हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन यह शब्द नहीं है, जबकि शब्द वास्तविक रूप से एकत्र है। दूसरा उत्तरदायी में बड़ी की मात्रा है, जबकि उत्तरदायी इस प्रकार से उत्तरदायी या पे बड़ी की मात्रा रहेगी। तीसरा शब्द निरपराधी है, जबकि निरपराध होता है। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है। दुरावस्था कोई शब्द नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। पांचवा शब्द है गृह प्रवेश, इसमें गृह लिखने की तरीका गलत है, जिसमें ऋषि की मात्रा रहेगी। अब हम बात करेंगे लोकोक्ति एवं मुहावरे का और इसका वाक्य प्रयोग का। तो लोकोक्ति और इसके मुहावरों का अर्थ हम बात करेंगे। वाक्य प्रयोग आप अपने अनुसार कोई भी वाक्य बना सकते हैं। सबसे पहला है कोल्हू का बैल, यानी कि कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति। दूसरा वाक्य है गूलर का फूल, यानी कि दुर्लभ होना या किसी का मिलना मुश्किल होना। तीसरा मुहावरा है गंगा नहाना, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना या कठिन कार्य पूर्ण होना। चौथा है घड़ों पानी पड़ना, यानी लज्जित होना या बहुत शर्मिंदा होना। पांचवा है हाथ पीले कर देना, इसका अर्थ है शादी कर देना। छठा है ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, यानी कि मुश्किल राह चुनने पर कठिन परिणाम से ना डरना। सातवां है काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, यानी कि किसी को एक बार ही धोखा दिया जा सकता है, बार बार नहीं। आठवां है न कारखाने में तूती की आवाज कौन सुने, यानी कि बहुत शोरगुल या भीड़ भाड़ वाली जगह में कम महत्वपूर्ण या कम प्रभाव वाली बात का अनसुना हो जाना। इसी अनुसार अपना वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, यानी किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ या सब कुछ उसने खो दिया फिर भी उसका घमंड या उसकी बुरी आदतें नहीं गई, इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। 10वां और आखिरी है हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा हो, यानी कि बिना किसी या प्रयास या बिना किसी खर्च के अच्छा परिणाम प्राप्त करने की चाह रखना। तो ये था यूपीपीसीएस मेंस का पहला सामान्य हिंदी का पेपर, और इसके मार्क्स आपके मेंस की आंसर शीट में जुड़ते हैं, जो आपके सिलेक्शन को निश्चित करता है। तो आशा है आपने अच्छा से अटेम्प्ट किया होगा और अच्छे मार्क अर्जित करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस एनालिसिस को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।